बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर के लिबर्टी चौक से सरेआम के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ पाकिस्तान की कुछ अहम तरीन शख्सियात इस प्रोग्राम में मौजूद होंगी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के सुपर स्टार्स को आज हमने मदऊ किया है कि उनसे बात करें और जानें कि वो लोगों के दरमियान जाकर पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के चौराहों में, पाकिस्तान की सड़कों पर उनकी राय मालूम करने के बाद इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से क्या तज्जिया रखते हैं और उनका क्या तबसरा है। इंतखाबात की आमद है, इंतखाबात के हवाले से उनकी क्या राय है। हम बगैर किसी बड़ी तमहीद के बराह रास्त गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। आपसे शुरू करते हैं। आप इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को किस तरह से देख रही हैं? आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो सकेगा कि स्टेबिलिटी आ जाए, इस्तेहकाम हो आने वाले वक्त में? मुझे ऐसा लगता है कि 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, मुख्तलिफ अदवार जो है वो हमसे पहले लोगों ने भी देखे, अब भी देख रहे हैं। 76 सालों में तो तब्दीली आई नहीं है। तब्दीली का नारा लगाने वाले भी तब्दीली को साथ ही ले गए। फिर जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, उनके रोटी कपड़ा मकान भी वहीं तक रह गए। लेकिन गरीब आदमी को सिर्फ मिली है तो तसल्ली, गरीब आदमी को इस पाकिस्तान में मिला है तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ऐसा भरोसा जो वो हर पार्टी पर कर लेता है। और हर इलेक्शन से पहले जो है कैंपेन्स चलाई जाती हैं, मुख्तलिफ इलेक्शन की कैंपेन्स में मुख्तलिफ घरों में जाया जाता है। एक जिस मुल्क में लोग जो है वो एक कीमे वाले नान और बिरयानी पर जो है वो अपने वोट का फैसला कर लें, वो कभी अपनी तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त जो जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये पार्टीज नहीं है कि जिन्होंने पाकिस्तान पे जो है वो काबिज रहे या जिन्होंने हमारे पे जो है वो हुक्मरानी की। हम सबसे बड़े कसूरवार हम खुद हैं, सबसे बड़े कसूरवार हमारी अवाम है। और सबसे बड़े कसूरवार हम खुद इसलिए हैं कि हमने हर उस पार्टी पर जो है वो भरोसा किया जो हमें हर वक्त ये कहने के लिए तैयार है कि जब हम इक्तदार में आएंगे हम तब काम करेंगे। क्या है हमारे पास? एक आम आदमी के पास क्या ऑप्शन है कि वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से, जो दस्तयाब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें से किसी एक पर ट्रस्ट करे? इसके अलावा क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है और ऑप्शन होनी भी चाहिए। ऑप्शन हमेशा, ऑप्शन का दरवाजा खुला रखना चाहिए। मैं माहिर नफ्सियात भी हूँ और एक एंकर पर्सन भी हूँ, तो ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो मेरे पास शायद इस चीज के लिए जो है वो एक ऑप्शन मौजूद होगी। और वो ऑप्शन ये है कि आपको अपनी सोच की तब्दीली लानी होगी। जिस वक्त आपकी सोच बदलेगी ना, जिस वक्त आप अपनी सोच पे काम करेंगे, जिस वक्त आप तालीम पे काम करेंगे, अगर आपको हुकूमत जो है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम कर रही है, कोई भी हुकूमत आए वो पिछली हुकूमत पे सारा बोझ डाल देती है। ऑप्शन ये है कि तालीम को आम कर दें। वो हमारे लोग जो चैरिटी करते हैं पाकिस्तान में, जो बड़े बड़े चैरिटी सेंटर्स खोलकर बैठे हैं, वो तालीम पर पैसा लगाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल ठीक है। आप जरा बताइएगा कि क्या तालीम के लिए भी हम मुहताज नहीं है इसी पॉलिटिकल सिस्टम के, इन्हीं हुक्मरानों के, इन्हीं लोगों के कल्टीवेटिव फैसले इन्हीं को करने हैं, इन्हीं ने पॉलिसीज बनानी है। और बदकिस्मती से कोई एक भी बिला तखसीस कोई एक पॉलिटिकल पार्टी भी हमें ये दिखाने या बताने में नाकाम रही कि उसकी तरजीह तालीम है। अब हालिया तारीख में देख लें, अब इसके पीछे चले जाइए, तो आपके ख्याल में सूरत हाल का हल क्या है? पूरी दुनिया में देखा जाता है कि कोई भी हुकूमत आए तो वो तालीम और सेहत पर काम करती है। ये बुनियादी सहूलतें हैं जो रियासत देती है अपने लोगों को, एजुकेशन, हेल्थ। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो पिछले 76 साल से जो है वो जो भी हुकूमत आती है वो नारा तो लगाती है, रोटी कपड़ा मकान। कोई कहता है कि मैं जो हूँ जब आऊंगा तो आपके पास अपना घर होगा, आपके पास छत होगी। लेकिन कोई भी जो है वो जब हुकूमत में आता है तो वो ना हेल्थ को ठीक कर सकता है, हेल्थ सेक्टर को, ना तालीम को ठीक कर सकता है। एज अ सहाफी, एज अ जर्नलिस्ट मैं ये कहूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द राइट टू स्पीक, राइट एंड शेयर्ड ओपिनियंस विदाउट एनी पनिशमेंट, फेसिंग पनिशमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से। लेकिन आजादी इज़हार राय पाकिस्तान में नहीं है और जो है कभी भी नहीं थी आपके ख्याल में? देखें, मेरे ख्याल से तो हमेशा से मैनेज हो रहा है। ठीक है, हमेशा से मैनेज हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपको आजादी इज़हार राय है, आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आपको कोई पनिशमेंट जो है आप फेस नहीं करेंगे गवर्नमेंट से। ये आर्टिकल कहता है, ये आइन कहता है पाकिस्तान का, आर्टिकल 19 कहता है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो बोलता है, और अगर वो हक सच पे बोलता है, इस वक्त सर्वे जो है वो जो भी करने जाता है उसको जो है वो उन्होंने जो है वो नोटिस जारी किया है कि आप सर्वे नहीं कर सकते। ये सोशल मीडिया की हद तक भी ऐसा हो रहा है या सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए? देखिए, पैमरा का रूल है ना, ये पैमरा ने किया तो वो सोशल मीडिया पे तो लागू ही नहीं होता। जी हाँ,
सोशल मीडिया पे तो लागू नहीं होता। सोशल मीडिया पे तो किसी तरह की कदगन नहीं है। सोशल मीडिया का तो वैसे ही जो है वो जाल फेंकना चाहते हैं ना कि उनको जो है मछलियों की तरह पकड़ लिया जाए, लेकिन वो जो है वो अब इतने ज्यादा जो है वो जाहिर सी बात है, एक जो लोग हैं प्रेस क्लब के वो तो अंडर वन अम्ब्रेला आ गए ना, सोशल मीडिया के लोग तो फैलने हुए हैं, तो उनको जो है वो पकड़ना तो चाहते हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे, मुश्किल काम उसके लिए भी। बल्कि इनको जो है वो अगर मेरे ख्याल से अगर ये चाहें और उनको जो है अंडर वन अम्ब्रेला लाना चाहें और उनको कुछ ऐसी सहूलियात दें तो वो आ जाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से यूट्यूब पे तो डिफरेंट फूड का काम भी हो रहा है। दिस इज इनोवेशन ऑफ वर्ल्ड, इसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं इसको मानने बगैर कोई चारा भी नहीं है और सब तस्लीम करते भी हैं। CEO ऑफ नोकिया के साथ क्या हुआ? ही इज सिटिंग बिसाइड द CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड ही इज क्राइंग। ही सोल्ड ऑल हिज शेयर्स टू द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड ही सेड आई डिड नॉट गो विद द इनोवेशन ऑफ वर्ल्ड टुडे। बिल्कुल ठीक है, आप जरा आई लूज। ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया है या लोग हैं, पाकिस्तान में कम से कम इस हकीकत को तस्लीम कर लिया गया है कि सोशल मीडिया एक बड़ी हकीकत है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और आप सब ज़ाहिर है पाकिस्तान का फ्यूचर है। लेकिन हैविंग सेड कि आप लोग पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, यानी सोशल मीडिया पाकिस्तान का फ्यूचर है, आपको लगता है पाकिस्तान का फ्यूचर महफूज है? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम अजीम भट्ट है और मैं इंडिपेंडेंट और इसके अलावा इंटरनेशनल इदारों के लिए ओपिनियन राइटिंग करता हूँ और साथ इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एज पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो बैठते हैं। देखिए, बात यह है कि अभी बात हो रही है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया भी कैप्चर्ड है, साइबर क्राइम विंग काम कर रहा है, FIA पकड़ लेता है। आप ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप बेधड़ल्ले से जो है वो कुछ भी बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आजादी उस चीज की है जो कि हुकूमत को सूट करती है या मुक्तदर इदारों को सूट करती है, और जो हवा बनाना चाहते हैं उसकी आजादी है, बाकी चीजों की आजादी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से जब से सोशल मीडिया ने बूम पकड़ा है, सोशल मीडिया के लोगों को जानिबदार कह के, टाउट कह के, इस तरह के अलकाबात से साइड लाइन कर दिया जाता है। और हालांकि मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी, ये तखसीस तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। कुछ एंकर्स को कहा जाता है कि जी ये खास पॉलिटिकल, इवन चैनल्स को कहा जाता है कि जी ये इस पार्टी के हैं, ये इस पार्टी के हैं। ये तखसीस तो मेरे ख्याल हर जगह है। लेकिन आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के डिजिटल के लोगों को तो सहाफी भी तस्लीम नहीं किया जाता है, एक वक्त तक नहीं किया जाता, माउथ पीस डिक्लेयर किया जाता है। और मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि एक सहाफी गैर जानिबदार कैसे रह सकता है। अगर एक जगह पर डिक्टेटरशिप है और एक जगह पर जमहूरियत है तो सहाफी को जमहूरियत की साइड के ऊपर जानिबदारी दिखानी चाहिए। बिल्कुल वो जानिबदार होगा, एक तरफ गलत है एक तरफ सही है तो वो सही की जानिबदार होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसके साथ साथ डिजिटल के लोग हों या मेन स्ट्रीम के लोग हों, वो अपना एक ओपिनियन रखते हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने वोट कास्ट करना है। वो जानिबदार या गैर जानिबदार के चक्कर के अंदर जाकर अगर 50 जो है वो निशान मौजूद है तो हर किसी के ऊपर ठप्पा लगाकर नहीं आ सकते, किसी एक के ऊपर ठप्पा लगाना है। तो जानिबदारी आएगी, जानिबदारी मुल्क के हक के लिए आएगी, तो मुल्क के हक के लिए जो बेहतर समझता है उसको वोट भी करेगा, उसकी पॉलिसी को भी आगे लेके चलेगा। जी तारिक कैसे? और जी मैं एक समाज सेवक हूँ और मेरा ज्यादातर काम यही है कि उन लोगों के लिए आवाज बुलंद करना जिनकी आवाज कोई नहीं बन रहा। जैसा कि आप देखते हैं सोशल मीडिया पे क्रेन पार्टी है, उनकी आवाज कोई नहीं बनता, तो हमने सोचा क्यों ना हम उनकी आवाज बने, उनका नाम लिख दिया। और अगर बात की जाए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों की या सोशल मीडिया जर्नलिस्ट की, तो इमरान रियाज इतना बड़ा नाम है, लेकिन काजी साहब कहते हैं कि इमरान रियाज कौन है। जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट इतने बड़े आदमी को नहीं है, वहाँ पे हम जैसे खाकसारों के लिए क्या। उसमें मेरा नुक्ता ये कि बतौर शहरी, बतौर सहाफी आप नहीं भी जानते, लेकिन एक शहरी जो 140 दिन तक गायब रहा है उसके बारे में भी अगर मुंसिफ आला नहीं जानते तो बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी है, लेकिन बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी। तो बात ये करना चाह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि मैंने 6ठी जमात में ये पढ़ा था कि इख्तियारात का सरचश्मा वजीर आजम है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। जिस दिन ये दोनों बातें मनो अन तस्लीम कर लेंगे हमारे लोग, हमारे अपने, हमारे बड़े, तब हालात ठीक हो जाएंगे। वरना जो जिस तरह से चल रहा है पिछले 76 साल से यही चल रहा है, वो कहते हैं ना अजीब अजीब लोग हैं शहद बेमरवत के, जुबान काट ना पाए तो बात काटते हैं। शारिक, ये हम एक तासुर मिलता है कि अवाम अब बहुत बाशऊर हो गए हैं, अब अवाम ने बोलना सीख लिया। इसकी मैं भी तायीद करता हूँ, लोग अब बात करते हैं, वो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं जो माजी में हम तवक्को नहीं करते थे खाम शहरी से। लेकिन क्या ये शऊर पाकिस्तान में वाकई कोई तब्दीली ला सकेगा या सिर्फ ये गुफ्तगू है जिसका फन आ गया हर एक को? जब तक हम वोट जिसको ठप्पा लगाते हैं, जब तक उसके डब्बे से वोट नहीं निकलेगा, तब तक ये शऊर की बातें, ये बड़े बड़े बुलंदो बांग जो दावे हैं, ये सिर्फ दावे के दावे हैं। इस बार आपको लगता है ऐसा होगा कि जिसको ठप्पा लगाया जाएगा उसी के डब्बे से निकलेगा? देखिए, बींगा पाकिस्तानी तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन मायूसी चौंका गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए। तो मायूस भी नहीं है। वो फैज ने कहा था कि हम देखेंगे,
लाजिम है हम भी देखेंगे। और नासिर ने कहा था वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, तो मैं इसके आगे जो है ना क्वेश्चन मार्क लगा के पूछता हूँ, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर? गम ना कर, जिंदगी पड़ी है अभी। जिंदगी पड़ी है। तो ये जिंदगी सर ऐसी गुजरेगी, कुछ बेहतरी के आसार हैं? अगर नहीं है तो बेहतरी कैसे आ सकती है आपके ख्याल में? इकरार भाई, सबसे पहले तो मेरा तारुफ, मैं कलम मजदूर सहाफ़ी हूँ, मेरा नाम यासर शमो खान है। हमने पलकों पे दरे यार के दस्तक दी है, मैं वो साहिल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। क्या कहने। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। हम उस दौर में जिंदा हैं जिस दौर में जबानों को लुकनत दे दी जाती है। हम उस दौर में जिंदा हैं जहां पर जो बेसिक इश्यूज हैं उनको इश्यूज बना के बात आवाम करने की ताकत ही नहीं रखती। वो अपने ही चेजेबाजी में लगी हुई है। कोई टिक टॉक में मसरूफ है, कोई बीगो के ऊपर बैठा हुआ है, और कोई रील्स निकाल लेता है किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स की और अपनी जिंदगी के एक ऐसा मसनूई धक्का लगा रहा है। और ये सिलसिला ऐसे नहीं है, वाह, ये 75 साल से जारी और सारी है। आपको याद होगा इससे बहुत अरसा पहले फैज अहमद फैज, बहुत बड़े शायर हैं, कैदो बंद की सोबतों में उन्होंने कहा था, जाओ सच्चिया रब्बा तू ते आख्या सी, जाओ बंदिया जगदा शाह है तू, साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने, साडा नैब ते आली जां है तू, चंगा शाह बनाया ही रब सच्चिया, पोले खांदियां वार ना आउंदी ए, हड्डां च कल्पे जान मेरी, जिवें फाई च कूंज कुरलाउंदी है। इशू ये नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा, इशू ये है कि कब तक चलेगा। यही सवाल है आपसे, कब तक चलेगा। हाँ। कई नस्लें, कई पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, ऐसे ही चलेगा। आप ना उम्मीद हैं? नहीं, मैं ना उम्मीद नहीं, मैं पूरी यकीन हूं कि ऐसे ही चलेगा। उसकी वजह ये है कि देखें, हम अपनी मरास में, अपनी विरासत में जहालत को जन्म देकर आते हैं और जहालत को परवान चढ़ाते हैं और बात करते हैं वोट डालने की। मैं समझता हूँ ऐसी अवाम को वोट डालने का हक ही नहीं है। जनाब, तो यहाँ मुझे लगता है कि गेंद अवाम के कोर्ट में आ गई है कि नहीं, अवाम चूंकि तालीम याफ्ता नहीं है तो शायद इस वजह से निज़ाम तब्दील नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तो आपके ख्याल में प्रॉब्लम ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी हुक्मरान ठीक होंगे तो अवाम ठीक होंगे, या आपके ख्याल में अवाम ठीक होंगे तो सही हुक्मरानों को लेकर आएंगे? प्रॉब्लम कहाँ पे है? अच्छा, इस इक्वेशन को सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं। रूबा अरूज मेरा नाम है और नियो न्यूज से मैं वाबस्ता हूँ। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकेट करेंगे, ये दोनों तरफ से जब इक्वालिटी रहेगी तो चीजें बेहतर होंगी। हम 70 सालों से इसी कानून को देख रहे हैं, इसी मामले को देख रहे हैं। हमारे ही दोस्त, हमारे ही साथी जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो कानून का बहुत सख्ती से एहतराम करते हैं। क्रिटिसाइज हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, हर जमात को क्रिटिसाइज करते हैं। आप इलेक्शंस की बात कर रहे थे, मेरा आपसे ये सवाल है कि इंतखाबात हो जाएंगे, अदालत करवाएगी या जिस तरीके से भी करवाए जाएंगे, लेकिन इंतखाबात के बाद क्या होगा? फिर से वही रोड पे हम धरने कवर कर रहे होंगे, उस नताइज को एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं? तो ये वो सवालात हैं कि सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाएगा। चीजें तो चलती, इम्कान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। आप स्टार्ट करेंगे तो होगा, आप डिसीजन मेकर हैं, हम स्टार्ट करेंगे तो चीजें शुरू होगी। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। नबील, अगेन बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि हम चाहते ही हैं कि सड़क बननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सड़क मेरियां पहलियां जो लंघ दी है तो फिर सड़क बहुत बुरी है। बिजली के तार जरूर गुजरने चाहिए, लेकिन अगर वो मेरे प्लॉट के ऊपर से गुजरते हैं तो फिर वो बहुत बुरे हैं। तो हम बदकिस्मती से इतने सेल्फ सेंटर्ड हैं कि हम अपनी ज़ात को लेकर सही और गलत के पैमाने मुरतब करते हैं। लोग कब उस मैार पर आएंगे जो दुनिया में महज़ब कौमें हम देखते हैं, जहां वो एक दूसरे का हक देना जानते हैं, चाहे वो सड़क है, चाहे वो आम जिंदगी है? हम किस तरह से उस मैार तक लेकर आएंगे खुद को बहैसियत एक आम शहरी के? देखिए इकरार भाई, पहली बात तो ये है कि अखलाकी तौर पे हम बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं, और ये मेरा ख्याल है कि इसका कोई पॉलिटिकल कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर हमारी अखलाकियात का मामला है, जो कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि लोग अखलाकी तौर पे बहुत बुलंद होते हैं, ऊपर होते हैं, हम अखलाकी तौर पे गिरे हुए हैं। इसका जो वाहिद हल है वो एजुकेशन ही है, और मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है एक टाइम आएगा कि हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर हम देखें आज से
10 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, मुझे ये लगता है कि हमारी कौम में बेहतरी आई है। अच्छा, ये तो कुछ मिसालें दे सकते हैं आपके कहाँ किस किस शोबे में? मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारा एजुकेशन की रेशो बढ़ी है, उसी तरह हमारे मुआशरे के अंदर बेहतरी आई है, मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे। लेकिन अभी जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनेरियो है, इससे लोग बहुत ज्यादा मायूस हैं। वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो अनपढ़ है, वो गरीब है, वो अमीर है, तमाम लोग ही इससे मायूस हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में सो कार्ड जमहूरियत तो है, लेकिन जमहूरी अमल कोई नहीं है। बिल्कुल, इस पे हम जरा बात करेंगे आगे चल के। अगेन नबील ने कहा कि पार्टीज पर से या पॉलिटिकल सिस्टम पर से लोगों का एतबार ही उठ गया है। तो ये अब उठा है या इससे पहले भी? हम हमेशा देखते हैं कि एक पार्टी जाती है, पाकिस्तान के लोग मिठाइयां बांटते हैं, दोनों पार्टियां जाती हैं, डिक्टेटरशिप आ जाती है, फिर भी पाकिस्तान के लोग मिठाइयां बांटते हैं। तो मुझे लगता है ये तो हम हर बार हमें लगता है कि हम शऊर की बहुत बुलंद सतह पर हैं और अल्टीमेटली वहीं खड़े होते हैं। वो कहते हैं हमारे पाँव टेढ़े थे, फकत चलने से क्या होता। बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। हमें लगता है कि हम आगे जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा नाम अहमद शेर जट है, मैं पेशे से वकील हूं और लीगल ईगल्स के नाम से हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सही। पहले तो हम जो कवानीन की बात कर रहे थे ना, हम पहले भी बात कर रहे थे कि अवाम के हाथ में क्या है। हम हमेशा ये समझते हैं कि जब आपका वोट का टाइम होता है ना, सिर्फ 5 साल में आपके पास यही टाइम है। आजकल मैं एक और बड़ी कैंपेन चलाता हूं कि आपने वजीर आजम को हटाने के लिए एक तरीकेकार रख दिया, तरीके अदम एतमाद। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए तरीकेकार रख दिया। हर बंदे को हटाने के लिए ओहदे से एक तरीकेकार है, लेकिन किसी एमपी या एमएनए को, जिसको मैं 5 साल के लिए इलेक्ट कर बैठता हूँ, वो इंसान का बच्चा नहीं निकलता, मेरे दिए हुए मैंडेट के हिसाब से चलता, उसको हटाने के लिए कोई तरीकेकार ही नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी मेरा तो इलेक्टेबल जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो ये है कि मेरे हल्के में 5 लाख वोट है और 4 लाख वोट जिसके खिलाफ गया होता है वो बंदा इलेक्ट हो रहा है। तो बेसिक ये चीज है कि हमारे पास ये वाला एक बड़ा मुनासिब टाइम होता है जिसमें हमने ये सोचकर किसी बंदे को इलेक्ट करना है कि ये जो अगले 5 साल खा ये अपोजिशन में हो, खा ये गवर्नमेंट में हो, ये लेजिस्लेटिव रोल हमारे लिए क्या अदा कर सकेगा, क्या कोई काम कर सकेगा। हम ये सुनने में बहुत अच्छी बात लग रही है कि किसी भी मुंतखब नुमाइंदे को हटाने का कोई ऐसा क्राइटेरिया जरूर मौजूद होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता जो इस वक्त जिस तरह से कुव्वतें कार फरमा है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए कि जो इलेक्टेड लोग हैं जब दिल चाहे उनको। देखिए, जमहूरियत तो यही है ना। आप जमहूरी हक दे रहे हैं अवाम को, आप देखिएगा उसके बाद निजाम चेंज हो जाएगा। आपका ऐसा कोई बंदा आएगा ही नहीं जिस बंदे को हटाने की आपको जरूरत पेश आए। चंद दिन पहले की मिसाल है कि हमारे सामने एक केस आता है प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस, कि किसी बच्चे ने अपने वालिद को घर से निकाल दिया, उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान पेरेंट्स ऑर्डिनेंस के तहत, और हमें पता चला कि वो कानून कभी आगे चला ही नहीं, 2021 में खत्म हो गया था। आज तक आपके इदारे उसके ऊपर अमल किए जा रहे हैं। तो जो हमारा बेसिकली निजाम, बेशुमार चीजें इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन जो क्योंकि मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि कानून साजी के हवाले से लोगों को शऊर होना चाहिए और लोगों को यही मौका है। आप अपनी कोशिश करें, ना आपका वो वोट निकले वो जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन बार बार कोशिश बहरहाल करते रहना आपको करने, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं कि मैं लाहौर रंग टीवी चैनल पे लाहौर पूछता है प्रोग्राम कर रहा हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया। थोड़ा माइक करीब कीजिए जी। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का निज़ाम जिस पे हम आज बात कर रहे हैं वो इतना बोसीदा हो चुका है कि मेरा ख्याल है कि बजाय कि 1-1.5 मिनट बात करने से अच्छा है कि मैं 1-1.5 मिनट में रो के आपको दिखा दूं और आपको मेरे जो है जज्बात की बिल्कुल सही है वो एक अक्कासी हो सके। अब मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ इसमें हुकूमतों और इदारों की गलती नहीं है, बतौर अवाम हम लोग भी गलत हैं। कि जो आज यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ नहीं अक्सर बात करते हैं कि लोगों को शऊर आ गया, लोगों को शऊर नहीं आ गया, आपने शऊर वाला बंदा ढूंढ के उसको मीडिया में दिखा दिया। हमें जानबूझ के जाहिल रखा गया, इसमें फायदा उन लोगों का। और मसला ये है कि पहले यहाँ पे अवाम की, लोग कहते हैं शऊर आ गया, मैं कहता हूँ अवाम ज्यादा जाहिल होगी। पहले हम फिरका वारियत पे लड़ते थे, अब हम एक वो टर्म है सियासी नजरिया वारियत। भाई आज आपने किसी को लड़ाना है, इकरार भी आप यही खड़े हो पीटीआई पीएमएलएन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ से जाके एक बंदे से किसको वोट देना, वो कहेगा जी पीटीआई को देना, दूसरे कहें पीटीआई नहीं दे रहा है, वो आपस में लड़ पड़ेंगे, ऐसा ही है, मार देंगे, गोलियां चल पड़ेंगी। अब मसला ये कि अवाम में शऊर नहीं आ रहा, अवाम मेरा ख्याल है मजीद जहालत की तरफ गई। पहले हम सिर्फ अब ये पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है मेरा ख्याल है। इर्तजा जरा प्लीज सोशल मीडिया के रोल पे एक जरा कभी एक भरपूर प्रोग्राम करेंगे। आपने यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कहा। आपने कहा किसको आगे आना चाहिए। मियाँ साहब की ऑप्शन थी, 3 दफा चांस मिला,
लेकिन हमारे सामने है। खान साहब को एक दफा मिला तो उन्होंने भी अपना कसर निकाली। जी वेलकम बैक। अब एक नए ताज़ा दम पैनल के साथ हम मौजूद हैं एंड वंस अगेन इन सब का बहुत शुक्रिया। ये हमारे सोशल मीडिया के सुपर स्टार्स, उनसे हम ज़रा बात कर रहे हैं, जान रहे हैं पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादियों की इस वक्त क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में जमहूरियत पर जो कदगन है उसको एक इस तरह से देखते हैं। आम लोगों से बात करने के बाद गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर इनकी क्या राय है सियासी तौर पर। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त निकालने का। आपसे ज़रा हम आगाज करते हैं, की बनेगा पाकिस्तान का, तो मैं जरा आपसे पूछता हूँ कि की बनेगा पाकिस्तान का। मेरा नाम जी डॉक्टर यार माटा है और मैं डिफरेंट चैनल्स पे काम कर रहा हूँ। इकरार भाई आपको सुनते रहते हैं और आपको ही इंस्पिरेशन मानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि क्या बनेगा, तो बनने को तो कुछ नहीं बनेगा। 75-76 साल से जो हो रहा है वही हो रहा है। ये जो राग अलापा जाता है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है, तो 75 साल में हमें ताकत का जो सरचश्मा है वो कोई और नजर आते हैं। सही। हबीब जालिब की मैं नज़म यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ कि वो कहता है कि बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज हरफे आखिर है, बात है चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रातें हैं चंद लोगों की। उठो के दर्दमंदों की सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी। तो सहाफियों के लिए भी मैं यही आज आवाज उठाना चाहता हूँ कि आजादी सहाफी राय क्यों नहीं था, क्यों नहीं है और अभी भी क्यों नहीं है। तो मेरा यही है कि सहाफियों को उठ खड़े होना चाहिए। अभी हम आवाज बुलंद करेंगे, चलो कहीं ना कहीं हम अपने हिस्से की शमाकत दिलाएंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान के सहाफियों ने सिर्फ हालिया तारीख में नहीं, चाहे आप ज़िया का मार्शल्लाह ले लीजिए, आप मुशर्रफ का मार्शल्लाह, और उससे पहले और बाद के जितने भी अदवार हैं, कि सहाफ़ी बहरहाल मजमूई तौर पर अपना रोल प्ले करते रहे हैं किसी न किसी तरह से। कोड़े भी खाए, जेलें भी काटी, आज भी हम देखते हैं जबरी गमशुदगियों का शिकार भी हो रहे हैं। तो सहाफ़ी तो बहरहाल अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं किसी न किसी तौर पर, लेकिन आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, लेकिन वो बाइस्ड कहीं ना कहीं हो जाते हैं। बहुत सारे बड़े सहाफ़ी हम देखते हैं कि वो बाइस्ड रहते हैं किसी एक के एजेंडे पे, उनकी वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़ियों को बाइस्ड नहीं होना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहने चाहिए। जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज को बंद किया गया, इसी तरह सहाफ़ियों के साथ जब ज्यादती होगी तो सहाफ़ियों को आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा तो ये मोड है। जनाब अगेन वही सवाल हम जरा सबसे करते हैं कि क्या होगा आपके ख्याल में, क्या होने जा रहा है, कुछ बेहतर होगा, हकीकी मानों में किसी तब्दीली के आसार आप देखते हैं, कोई इनकलाब बर्पा हो सकता है पाकिस्तान में या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम, इकरार भाई, मोहसिन शहजाद मुगल मेरा नाम है। मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर चुका हूँ, अभी सोशल मीडिया पे अपने नाम से चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, पॉडकास्ट वगैरह और एनालिसिस देते हैं। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर बात करें तो किसी भी चीज़ के मुस्तकबिल पर बात करने के लिए ज़रूरी है कि उसके माजी और हाल को देखा जाए। सही। वो हाल को देखें तो हाल तो आपके सामने ही है, बदहाल है। हम माजी की बात करें तो पाकिस्तान में 4 प्राइम मिनिस्टर्स को नाअहल कर दिया गया। 75 साल की हम तारीख पढ़ें तो, और 3 प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको शहीद कर दिया गया। मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला एक ही है कि यहाँ पर लोहार का काम तरखान कर रहा है और तरखान का काम लोहार कर रहा है। तो पाकिस्तान का मसला ये है कि जिनका काम जो है वो कर नहीं रहे, जिनका है वो भी सारे अपने तरफ लेके आ रहे हैं। आप जरा बताइएगा कि जो इस वक्त दस्तयाब ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में सियासी तौर पर, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी उनका माजी है, जो उनका हाल है, इस सब को मद्देनजर रखते हुए किसी एक से आप कोई उम्मीद वाबस्ता कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, इनकलाब के लिए एक मुकम्मल तौर पे बिल्कुल एक शऊरी तब्दीली की जरूरत है पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, मेरा नाम मोहम्मद अलबर रईस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 5 से 6 साल काम किया, अब डिजिटल में एज एन एंकर काम कर रहा हूँ। आपने माजी की बात की, किसी की तरफ भी देखें, पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान, आज भी वो ये नारा लगा लूट के ले गए पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हम नून लीग को देख ले, हम सेहत के निजाम को बेहतर करेंगे, हम ये करेंगे, अपने इलाज करवाने के लिए इनको इंग्लैंड जाना पड़ता है। आप लाहौर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का अगर मैं सर्विसेज का मेंशन करूं, गंगा नाम का मेंशन करूं, एक बेड के ऊपर फीमेल वार्ड में 3 खवातीन हैं, वहीं पे उनको चेंज करवाया जा रहा है, वहीं पे वॉमिटिंग्स हैं, वहीं पे सब कुछ है, वहीं पे यूरिन बैग्स हैं। सर ये लोग इत्तेमाद के काबिल नहीं रहे। सही। पाकिस्तान का सिटीजन होने के नाते मेरा ये राइट है कि मैं अपने लिए कुछ अच्छा हुक्मरान चूज करूं, लेकिन मैं जो अपने इर्द गिर्द देखता हूं ना, मुझे कुछ भी अच्छा नजर ही नहीं आता। जनाब जी अस्सलाम वालेकुम, एहतशामुल्लाह बहलीम, पब्लिक डिजिटल से मुंसलिक हूँ। बचपन में एक शेर सुनाया करते थे, जो सच कहूँ ज़बान कटे, जो चुप रहूँ तो जुर्म है, सितम के इस दयार में खतीब कश्मकश में है। तो यकीन मानिए आज वाकई दिन लग रहे हैं
میں اس وقت سوچتا تھا کیوں کشمکش میں ہے, ابھی پتا چل رہا ہے کہ کیوں کشمکش میں ہے. تو جب کسی سے پوچھنے جاتے ہیں تو دل میں کچھ اور ہوتا ہے, دماغ میں کچھ اور ہوتا ہے, زبان میں کچھ اور ہوتا ہے, تو باقی دن پتا چل گیا تو ہم عجیب کشمکش میں. ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ذہن, ضمیر اور دل کہہ رہا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ میرا نہیں, ایسا پوری قوم کا نہیں, وہ بیان نہیں کر رہا. آپ سوال کریں گے, دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے. تو اس وقت ہماری قوم جو ہے وہ یقین مانیں کہ اگر بچپن میں ہمیں کچھ اور بتانے کی بجائے غیرت اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ بن جائیں, جو ہمارے دل میں ہے وہ زبان پہ آ جائے, جو دماغ میں وہ بھی زبان پہ آ جائے, تو آج یہ حالات نہ ہوتے. تو ہم ہپوکریسی میں اوپر ہیں, منافقت کے تحت ہم کچھ ابھی بھی نہیں کر پا رہے, جو ہمیں کرنا چاہیے تو وہ ہم نہیں کر پا رہے, جس وجہ سے یہ حالات پاکستان سے بدتر ہونے جا رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کچھ بتا سکیں گے نہیں پاکستان بہتر ہوا ہے. السلام علیکم, میرا نام سائم ہے, میں لیڈر ٹی وی سے وابستہ ہوں. اچھا اقرار بھائی, ایسا ہے کہ ہم لوگ, ہماری جو نسلیں چل رہی ہیں یہ ایک خاندان کے نیچے ہیں. 2-3 ایسے خاندان ہیں پاکستان کے اندر جن کے انڈر میرے والد صاحب تھے, اس کے بعد ان کے بچوں کے نیچے میں نے آنا ہے, میرے بچے جو ہیں ان کے بچوں کے نیچے آئیں گے, یہ ایسے ہی چل رہا ہے. ابھی ہم لوگ اگر نکلتے ہیں باہر, پبلک سے پوچھتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو ہمارے لوگ کنفیوز ہیں اس ٹائم. وہ کس کو ووٹ دیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ سب کو آزما چکے ہیں اس ٹائم. ہمارے جو بھی جماعتیں سب کو آزما چکے ہیں, اور نیا بندہ جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اوپر آنا بہت مشکل ہے. اگر کوئی آ جاتا ہے بدقسمتی سے اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ہر طرح سے. اور اس ٹائم ایک نعرہ لوگوں کے درمیان چل گیا, پہلے کہا جاتا تھا پاکستان کو بچائیں, اب کہا جاتا ہے پاکستان سے بچ کے کیسے جائیں. اور امیر جو لوگ ہیں وہ تو خیر چلے جاتے ہیں, جو غریب ہے وہ یہاں پر پس رہا ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں اس ٹائم اتنی غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں کہ ہم لوگ آواز نہیں اٹھا سکتے. سب سے مایوس ہونے والے لوگوں کی اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے, آپ اس کو فیل کرتے ہیں معاشرے کے اندر؟ جی, احسن ظفر میرا نام ہے اور پبلک نیوز سے تعلق ہے. میں نے مختلف حلقوں میں سروے بھی کی ہے, لوگوں کی بات بھی سنی ہے. جب دیکھا جاتا ہے, زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روٹی سے مطلب ہے. صحیح ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, اشیاء خرد و نوش اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے, مہنگائی اتنی اس قدر ہو گئی ہے کہ عوام صرف کہتی ہے کہ ہمارے سے بات بھی نہ کرو, یہ چیزیں سستی ہو جائیں. اور اگر دیکھا جائے, اگر پارٹیز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا ووٹ 70% زیادہ ہے. ٹھیک ہے. نون لیگ کا بھی ہے, دیگر پارٹیز کا بھی ہے, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ زیادہ نظر آتا ہے. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمیں تب یہ چیزیں یاد آتی ہیں جب ہم اقتدار میں نہیں ہوتے. ریاست کی زیادتیوں کا احساس بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو ہم انہی زیادتیوں کا, انہی مظالم کا حصہ بن جاتے ہیں. ہم بھی, ہمارے سپورٹر بھی اس نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے. یعنی میرا نام طیب ہے اور جی این کے ڈیجیٹل سے میرا تعلق ہے. جو آپ نے بات کی کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں, اقتدار میں ہوتے ہیں, تب ہم کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, ہم ٹھیک کر رہے ہیں. جب ہم باہر جاتے ہیں ہم گالیاں نکالنے لگتے ہیں. میں نے ریسنٹلی مراد راز صاحب کا انٹرویو کیا, میں نے یہی سوال ان سے کیا, تو مطلب ایک اسمائل آتی ہے بس. حنیف, یہ آپ کا ذرا ڈائریکٹ موضوع ہے, بینگ اے لیڈر سوشل میڈیا کے. اقرار بھائی, کہا جاتا ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر میں. اور ایک پنجابی کہاوت یہ بھی ہے کہ تیرا کہاں چٹا ہی ہے. تو یہ جتنی بھی کہاوتیں ہیں نا اس وقت پاکستان کے اوپر سیٹ ہو رہی ہیں. بالکل صحیح بات. اس وقت پاکستان بطور اسٹیٹ ایک کنٹری کے طور پہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ جو مجھے تباہ کیا گیا ہے, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. کسی نے کوئی کسر چھوڑی ہے, ہم اٹھتے ہیں سیاستدانوں پہ بات کر دیتے ہیں, ہم اٹھ پہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے غلط کر دیا, پی ٹی آئی نے غلط کر دیا, پیپلز پارٹی نے غلط کر دیا. کیا نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی کی اتنی حیثیت ہے کہ کچھ غلط کر دیں؟ امید کی بات کر رہے ہیں. ایسے 2 سال پہلے جتنے بھی یہ نوجوان بیٹھے ہیں یہ سب میڈیا میں کچھ نہ کچھ امید لے کر آئے تھے. اب کسی میں کوئی امید نہیں ہے. اب سب کے سب یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کیا ہم آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے, کہیں ہم نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے. یہی کام کرنا ہے کہ ہم نے کچھ اور کر سکتے ہیں. اس وقت ان کی یہ صورتحال ہے. زیادہ تر لوگ اس وقت نوجوان ملک چھوڑنے میں تیار بیٹھے ہیں, اور جب وہ ملک چھوڑنے کا سٹیٹس لگاتا ہے نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں مبارک ہو تمہاری جان چھوٹ گئی. السلام علیکم, انس گوندل نیوز 1 سے. جی اقرار بھائی, تھینک یو سو ویری مچ. سوال بس یہی دیکھیں, اگین بینگ اے لیڈر, آپ لیڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی ایک بہت تگڑی آرگنائزیشن کو, اور بہت اچھی بات ہے کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. جرنلزم کو اور خاص طور پر جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کو ہم کس طرح سے اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ واقعتاً پاکستان میں صحیح حقیقی تبدیلی میں کوئی رول پلے کرے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بس سب کے سب اسی بگاڑ کا حصہ بن گئے؟ اچھا, ابھی پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ پاکستان کا کیا بنے گا.
75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40-50، ابھی یہی سوال ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا؟ دیکھ لیجئے کون ہے، کس نے پاکستان کے حق کے لیے کام کیا، کون پاکستان کے خلاف کرتا رہا؟ کہاں سے شروع کریں ہم پاکستان کو؟ آج جو پاکستان کے اندر الیکشن کی بات ہو رہی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن سروے کرتے ہیں تو وہ کچھ اور چیز بتاتے ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے. جو الیکشن پروسیس ہے وہ کچھ اور آپ کو دکھا رہا ہے. تو ہم نے تحریک سے کچھ سیکھا ہی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کسی کا احتساب کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو انس، بہت شکریہ. اقرار بھائی، فرحان نام، میں نیو ڈیجیٹل سے منسلک ہوں. انہی کی بات جو لاسٹ ہے اسی کو بڑھا دیتا ہوں کہ انور مقصود صاحب کی ایک تقریر میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا میں یہاں نان خطائی کی بات کروں گا، تو میں بھی نان خطائی کی بات کروں گا. یہاں ظاہر ہے سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، محترم ہے، میرے عزیز ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ فلسفانہ باتیں رہ گئی ہیں، بڑی حقیقت ہے، یہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے. آج ہمیں حقیقت کو آن کرنا چاہیے. اور میری اپنی ذاتی پرسنل رائے یہ ہے کہ ہرارکی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آنی چاہیے. جو ہماری جمہوریت ہے وہ آج تک بنی نہیں پائی. جو جمہوری نظام ہے اس کو ہی طاقتور نہیں کیا گیا. آج جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، یہاں پر ہم نے ایسی ایسی گرفتاریاں دیکھی ہیں جو شاید ہمیں مزید 30 سال جو ہماری زندگی 50 سال رہ گئی ہے اس میں بھی ہم نہ بھول سکیں. بالکل صحیح. اب جو وہ گرفتاریاں ایک سیاسی جماعت کی ہو رہی تھی، دیگر سیاسی جماعتیں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی اس جماعت کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، آنے والی جماعتوں کے ساتھ. میں نے اپنے ٹویٹر پہ جو سب سے زیادہ ٹویٹ کی ہوگی نا، وہ یہ مصرع ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. بالکل. میں ہر دور میں ہر ٹی وی چینل کے لیے، ہر جرنلسٹ کے لیے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے ٹویٹ کرتا رہا، اور الٹیمیٹلی وہی سرکل اور دائرہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اس سے گزر رہا ہے. میرے ہی اپنی ذاتی رائے اقرار بھائی یہ ہے کہ اے پی ایس کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا تمام سیاسی جماعتیں جب ایک ٹیبل پہ بیٹھی تھیں تو مجھے اس وقت لگا تھا کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں جہاں خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بھی اس ملک کے اوپر جو ہے شبخون مارا جائے گا تو اس میں ہمارے تمام لیڈرز، ہماری تمام ملٹری اکٹھے ہو جائیں گے. وہ ایک دن تھا، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تا حیات اب میری زندگی میں وہ دن نہیں آنے والا. سکے گا. جب یہاں پر یہ گرفتاریاں عمل میں آ رہی تھی، جب ایک سیاسی جماعت کو اتنے بری طریقے سے جو کہ ان کے بنیادی رائٹس ہیں اس کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے ان کی گرفتاریاں عمل میں آ رہی تھی، تو دیگر سیاسی جماعتیں وہ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ ہمارے بھی آنے والے 5 سال ایسے ہو سکتے ہیں؟ یہی مدعا اگر اس کو نہ پہلی جماعتوں نے آج والوں کا سوچا، نہ آج والے آگے کا سوچ رہے ہیں. ویری انفارچونیٹ. یہ بالکل نعمان، ذرا اسی بات کو ہم لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہر ایک اپنے وقت میں ظالم رہتے ہیں. تناسب کم ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ جی میں نے تو 1% کیا تھا، میرے ساتھ تو 99% ہو رہا ہے، لیکن داغ بیل تو آپ نے ڈال دی. ہر ایک جب موقع ملتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے، جس سے ہم نے آغاز بھی کیا کہ سبجیکٹو ہو گیا ہے ظلم بھی، آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا بھی. یہاں تک آپ دیکھیے کہ بلوچستان کے ایشو پر بھی ہم جب ہمارا سیاسی مفاد ہوتا ہے تو ہم ان کو مظلوم مانتے ہیں، ورنہ ہمارا نیریٹو اور ہمارا بیانیہ اس کے مخالف ہوتا ہے. اقرار بھی اس میں نا سیاسی پارٹیوں کی بجائے میں یہ ورڈ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ کردار بدل رہے ہیں، اسکرپٹ پرانے، یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. دوسری چیز ہے موجودہ صورتحال کی اگر میں بات کروں پاکستان میں، تو ہم نے آن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جا کے سروے کر کے، تو اس میں جمہوریت کا جو تھا نا، جو بیسیکلی جو پبلک تھی ان کی عوام کی زبان پر یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو حق ملنا چاہیے حکومت کا. نہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو حکومت ملنی چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ بس جو عوام کی اکثریت چاہتی ہے وہ ہونا چاہیے. ہمیں جو نظر آیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں تھی. اور اس بارے میں بھی اپنی رائے کا بہت بار اظہار کر چکا ہوں کہ مقبولیت کو اگر آپ عوامی مقبولیت میں باقی رہ گئی بات جو امید کی، تو امید تو ہمیں یہ بھی ہے کہ پاکستان سپر پاور بنے گا. جی، میرا نام میاں آصف ہے، جرنلسٹ ہوں. جی میاں صاحب، سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے نا وہ 2 چیزوں سے ہے، ایک عدلیہ سے، دوسرا عوام سے. جب انصاف بغیر پیسوں کے بکے گا، بغیر پیسوں کے ملے گا، تو تب نظام بھی ٹھیک ہوگا. عوام کی یہاں پہ کیا ویلیو ہے؟ عوام کی یہاں پہ کوئی ویلیو نہیں. جس ملک میں عوام کی ویلیو نہیں ہوتی وہ ملک کبھی بھی نہیں چل سکتا. السلام علیکم اقرار بھائی، میرا نام کنکلوڈنگ ریمارکس ساری گفتگو آپ نے سنی. بہتر ہے نہ ڈالو ستاروں پہ کمندے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے. ہم اکثر یہاں بھی جاتے ہیں سروے کے لیے، تو وہاں پر یہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، آپ کو الیکشن سروے کی پڑ گئی ہے. تو یہاں پر صورتحال یہی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ بھائی 2 وقت کی روٹی مل جائے، باقی جو مرضی جیسے چل رہا ہے. یہاں پر حالات کچھ اس طرح کے کہ جو بھی سیاستدان آتا ہے نا تو وہ پچھلی جو حکومت آتی ہے اس پہ ڈال دیتا ہے. میں نے انٹرویو کیا تھا ایک ہمارے جنگ کے سیاستدان ہیں صاحبزادہ محبوب سلطان صاحب، اور وہ یہاں پر منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ جنگ کی جو بدحالی ہے
اور اس کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پچھلی حکومت میں لوگ رہے ہیں نا انہوں نے کیا ہے. تو میں نے کہا سر آپ کب سے سیاست کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم 70 سال سے کر رہے ہیں. تو یہ حالت ہے ہماری. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیاستدانوں کی اوقات ہے وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں. چلیں جی, موسم میں سردی بڑھ رہی ہے اور باتوں میں ذرا گرمی زیادہ بڑھ رہی ہے جس کی تاب ہم نہیں لا سکتے. میرا خیال ہے پروگرام کو اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں, لیکن مجھے بہرحال اس بات کی ریئلائزیشن ضرور ہوئی کہ اتنا اچھا بولنے والے, اتنا اچھا سوچنے والے مختلف زاویوں سے اس پروگرام کے دامن وقت میں گنجائش ذرا کم تھی. ہم زیادہ اچھی اور زیادہ مؤثر بات کر سکتے تھے, لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہنا چاہیے کسی بھی پلیٹ فارم سے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا. یہ پاکستان کی آواز ہے, پاکستان کے عام آدمی کی آواز ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کے ان سٹارز کے توسط سے سنی, اور ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے بھی بڑھائیں گے. پاکستان زندہ باد.